कल्पना कीजिए एक बिल्कुल अकेली डेस्क की। इस डेस्क पर होने वाला सिर्फ एक हस्ताक्षर, मतलब एक सिग्नेचर, ये तय करता है कि किसी दोषी को जीवन दान मिलेगा या मृत्युदंड, या फिर देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर कौन बैठेगा। हाँ। और तो और, सैकड़ों सांसदों द्वारा पास किया गया कोई बिल, वो वास्तव में देश का कानून बनेगा या सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह जाएगा, ये भी उसी डेस्क से तय होता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात तो ये है ना कि इतनी अपार शक्तियों वाले इस पद को मतलब अक्सर लोग एक रबर स्टैंप या बस रिबन काटने वाला पद मान लेते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि बस नाम के लिए है। सही कहा। आम धारणा यही है कि असली सत्ता तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास ही है, जबकि हकीकत में अगर हम गहराई से देखें तो ये पद भारत की पूरी शासन व्यवस्था का धुरी बिंदु है। मतलब वो धुरी जिसके चारों ओर हमारे लोकतंत्र का पूरा पहिया घूमता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी धुरी को करीब से समझने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स और डेटा हैं आज, वे संविधान के सबसे बड़े भाग यानी भाग 5 के हैं। हाँ, जिसमें विशेषकर अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का विवरण है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही शानदार विजुअल ब्लूप्रिंट है। इस चर्चा का जो हमारा मिशन है वो ये समझना है कि इस सर्वोच्च डेस्क तक पहुंचने का रास्ता, जो कि दुनिया के सबसे जटिल चुनावों में से एक है, वो इतना मुश्किल क्यों है। और यहाँ से किसी को हटाना, जिसे हम महाभियोग का गणित कहते हैं, उसके कारण लगभग नामुमकिन क्यों है। और वो कौन सी विशाल शक्तियां हैं जो इस एक पद से पूरे देश में प्रवाहित होती हैं। देखिए, अगर हम इस पद की ना एक बुनियादी अवधारणा को समझना चाहें तो हमें सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 की ओर देखना होगा। अच्छा, 52 और 53। हाँ, अनुच्छेद 52 सीधे तौर पर घोषणा करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सिर्फ एक एक लाइन का वाक्य नहीं है, बल्कि देश के सर्वोच्च कार्यालय की स्थापना है। और उसके तुरंत बाद का जो अनुच्छेद है वो ये एकदम साफ कर देता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियां इसी पद में निहित होंगी। मतलब अगर हम इसे आज के किसी कॉर्पोरेट ढांचे से जोड़कर देखें तो ये किसी विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ की तरह लगता है। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है ये। जैसे कंपनी में रोजमर्रा का काम, नीतियां बनाने की बहस और सारी भाग दौड़ तो मैनेजर कर रहे होते हैं, मतलब हमारे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। लेकिन हर बड़ा फैसला, हर महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक तौर पर उसी सीईओ की डेस्क से प्रभावित होता है। बिना उसके हस्ताक्षर के कंपनी कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकती। बिल्कुल। ये तुलना इस पद की संवैधानिक स्थिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। कैबिनेट जो भी काम करती है ना, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सीईओ की कुर्सी तक, मतलब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो संविधान ने मुख्य रूप से 3 शर्तें रखी हैं। पहली, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु। दूसरी, व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और तीसरी, वो किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर आसीन ना हो। ये जो लाभ के पद वाली बात है ना, इस पर मुझे हमेशा थोड़ी उलझन होती है। अच्छा, क्या उलझन? जो डेटा हम देख रहे हैं उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या किसी राज्य का राज्यपाल है, या केंद्र या राज्य में मंत्री भी है, तो उनका पद लाभ का पद नहीं माना जाता। हाँ, बिल्कुल नहीं माना जाता। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग पहले से ही सत्ता के करीब बैठे हैं उनके लिए खास रियायत, एक तरह की छूट दे दी गई है। मतलब एक आम सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन एक मौजूदा मंत्री लड़ सकता है। मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही जायज उलझन है और अक्सर लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन इसके पीछे का संवैधानिक तर्क समझना जरूरी है। वो क्या है? तर्क ये है कि मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो पद है उन्हें राजनीतिक और सेवा के पद माना जाता है। वो कोई स्थायी रोजगार या आर्थिक लाभ देने वाले पद नहीं है। अच्छा। हाँ, संविधान निर्माता दरअसल ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिनके पास पहले से ही शासन चलाने का अनुभव है उन्हें सर्वोच्च पद की रेस से सिर्फ इसलिए बाहर ना कर दिया जाए क्योंकि वे सरकार का हिस्सा हैं। मतलब अनुभव को अयोग्यता नहीं बनाया जा सकता। अनुभव तो ठीक है, चलिए मान लिया। लेकिन जब इस पद के लिए चुनाव की बात आती है तो वो आम चुनावों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम और आप सीधे जाकर वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते। यहाँ एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज काम करता है। हाँ।
और इसमें ना केवल लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं। यहीं पर मैंने नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट नियम देखा है कि मनोनीत यानी जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही साफ और लॉजिकल कारण है। देखिए, कुछ सदस्यों को खुद राष्ट्रपति ही संसद में मनोनीत करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अगर वे ही चुनाव में वोट देंगे तो यहाँ हितों का टकराव पैदा हो सकता है। मतलब वे उसी व्यक्ति को वोट दे सकते हैं जिसने उन्हें वो पद दिया है। एक तरह का फेवर चुकाना हो गया ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए प्रक्रिया को एकदम निष्पक्ष रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही ये अधिकार दिया गया है। और एक और दिलचस्प बात, बाद में 1992 में 70वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये तो हुई वोटर्स की बात, लेकिन जो चुनाव की पद्धति है, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, ये नाम सुनने में ही किसी जटिल गणित के फॉर्मूले जैसा लगता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल तो है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मतदाता गया, अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे बटन दबाया और बस काम खत्म। ये तो पूरी तरह से रैंकिंग का खेल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये रैंकिंग का ही खेल है। और ये प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि जीतने वाले को वास्तविक बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले। वो कैसे काम करता है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, मतदाता अपनी पसंद की रैंकिंग करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे। अब अगर वोटिंग की गिनती के बाद किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम नंबर 1 वोट मिले है ना, उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, वो एलिमिनेट हो गया। हाँ, लेकिन उसके वोट बेकार नहीं जाते। उसके मतपत्रों पर जो दूसरी पसंद दर्ज थी, वे वोट एकदम जादू की तरह बाकी बचे उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कोई एक उम्मीदवार बहुमत का वो जादुई आंकड़ा पार न कर ले। वाह, ये तो बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है। लेकिन एक चीज जो मुझे इस चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है नामांकन का स्तर। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 15,000 रुपए की जमानत राशि के साथ साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। बिल्कुल। मतलब एक 100 अलग अलग सांसद या विधायक सिर्फ ये कहने के लिए चाहिए कि हाँ भाई, ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्या ये नियम बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? क्या ये आम नागरिक को राष्ट्रपति बनने से रोकने की कोई तरकीब है? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है, लेकिन सच कहूं तो इसका उद्देश्य आम नागरिक को रोकना नहीं है, बल्कि चुनाव की गरिमा को बचाए रखना है। गरिमा मतलब? देखिए, अतीत में कुछ ऐसे वाकये हुए थे जब लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए या बस अपना नाम अखबारों में छपवाने के लिए नामांकन भर देते थे। अब देश के सर्वोच्च पद का चुनाव कोई मजाक तो है नहीं। हाँ, ये बात तो है। तो ये सख्त नियम बस ये तय करता है कि केवल वही व्यक्ति मैदान में उतरे जिसके पास कम से कम 100 निर्वाचित प्रतिनिधियों का वास्तविक समर्थन हो, वो गंभीर उम्मीदवार हो। और मजे की बात तो ये है कि प्रस्तावक और अनुमोदक के समूह वो बिल्कुल अलग होने चाहिए। अच्छा, मतलब एक ही व्यक्ति दोनों सूचियों में हस्ताक्षर नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, 50 अलग और बाकी 50 अलग। अरे बाप रे! मतलब आपको सत्ता के गलियारों में बहुत ही अच्छी खासी पैठ चाहिए। 100 लोगों को जुटाना कोई ऐसी खेल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और अगर मान लीजिए फिर भी चुनाव में कोई विवाद हो जाए, तो हमारे नोट्स साफ बताते हैं कि अनुच्छेद 71 के तहत ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट। परीक्षा को पार करके मुख्य न्यायाधीश के सामने पद की शपथ लेता है। हाँ। तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहां से जो स्थिति बनती है ना, वो और भी ज्यादा मतलब हैरान करने वाली है। राष्ट्रपति को अंदर लाना या चुनना जितना मुश्किल है, उससे पद से हटाना यानी महाभियोग, वो उससे कहीं अधिक जटिल है। महाभियोग या इम्पीचमेंट, इसके बारे में हमने जो डेटा पढ़ा है वो तो सच में किसी अभेद्य किले जैसा लगता है। पहली बात तो ये कि हटाने का सिर्फ एक ही आधार है। हाँ, संविधान का अतिक्रमण। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ली है। अच्छा, और इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन में
कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से होती है। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। नामुमकिन सा है। वो गणित ही तो मतलब मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। सामान्य तौर पर जब संसद में कोई बिल पास होता है तो सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है ना? हाँ, सामान्य स्थिति में ऐसा ही होता है। लेकिन महाभियोग के मामले में जो संविधान कहता है वो ये कि प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास होना ही चाहिए। यही वो कैच है, उपस्थित सदस्यों का नहीं, कुल सदस्यों का 2/3। इसे थोड़ा सरल आंकड़ों में समझते हैं। जैसे राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, तो इसका 2/3 हुआ लगभग 164 वोट। अब मान लीजिए कि वोटिंग के दिन बारिश हो गई या किसी अन्य कारण से सदन में सिर्फ 180 सदस्य ही मौजूद हैं। हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है। तो सामान्य स्थिति में तो सिर्फ 91 वोट से प्रस्ताव पास हो जाता। लेकिन महाभियोग के नियम के अनुसार आपको हर हाल में 164 हाँ चाहिए ही चाहिए, भले ही सदन में उस दिन कितने भी लोग आए हों। बिल्कुल, अगर 160 लोगों ने भी, मतलब लगभग सभी उपस्थित लोगों ने भी हाँ कह दिया ना, तो भी वो प्रस्ताव गिर जाएगा। बाप रे। और यही हाल लोकसभा का भी है। वहां कुल 543 सदस्य हैं, तो वहां कम से कम 362 वोटों की मुहर चाहिए ही चाहिए। यही वो भारी भरकम गणित है जिसके कारण भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लग पाया है। लेकिन यहाँ एक ऐसा विरोधाभास भी है जो मतलब किसी का भी सिर चकरा सकता है। कैसा विरोधाभास? ये महाभियोग की प्रक्रिया मुझे तो एक ऐसे अजीब एक्सक्लूसिव क्लब की तरह लगती है जहां नियम प्रवेश के समय कुछ और हैं और बाहर निकालते समय कुछ और। वो कैसे? जैसे देखिए, जो राज्यों के विधायक हैं वे राष्ट्रपति को चुनने में तो अपना वोट देते हैं, मतलब वे क्लब का दरवाजा खोलने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है, यानी क्लब से बाहर निकालने की, तो उनकी कोई भूमिका ही नहीं होती। अरे हाँ, और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही रोचक है। याद है हमने मनोनीत या नॉमिनेटेड सांसदों की बात की थी? हाँ, जिन्हें चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया था। बिल्कुल, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था चुनाव में, वे महाभियोग की प्रक्रिया में, यानी बाहर निकालने में खुलकर वोट दे सकते हैं। तो ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब जो आपको कुर्सी पर बिठा नहीं सकता, वो आपको कुर्सी से उतारने में पूरी ताकत लगा सकता है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था सिर्फ संसद के इर्द गिर्द सिमट जाती है। सही कहा। और एक बात, मान लीजिए कि किसी तरह कोई राष्ट्रपति इस प्रक्रिया से या किसी अन्य कारण से अपना पद छोड़ देता है, मान ले 4 साल बाद, तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो क्या बचे हुए 1 साल के कार्यकाल के लिए आएगा? नहीं, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जो अक्सर लोगों में भ्रम पैदा करता है। अच्छा। ये जो नया कार्यकाल नियम है वो स्पष्ट कहता है कि अगर पद खाली होता है और 6 महीने के भीतर नए चुनाव होते हैं तो नया राष्ट्रपति सिर्फ बचे हुए समय के लिए नहीं आएगा, वो पूरे 5 साल के एक नए कार्यकाल के लिए शपथ लेगा। मतलब मीटर वापस 0 से शुरू होगा। बिल्कुल, ये नियम इस सर्वोच्च पद की निरंतरता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ये स्थिरता इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि इस कुर्सी से जो शक्तियां जुड़ी हैं वो असीमित लगती हैं। अगर हम उनके कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव अधिकारों पर नजर डालें तो इसका सार ये है कि देश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से काम करती है। हाँ, इसे इस नजरिए से देखिए, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र को ना निष्पक्ष अंपायरों की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो जो जज कानून की रक्षा करते हैं, जो CAG यानी कैग सरकार के खर्चों का ऑडिट करते हैं, जो चुनाव आयोग पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी का मतदान कराता है, या जो लोक सेवा आयोग बड़े अधिकारियों की भर्ती करता है, इनमें से किसी की भी नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री के अकेले हस्ताक्षर से नहीं होती। राष्ट्रपति यहाँ एक तरह के संवैधानिक द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। जो ये तय करता है कि पूरी प्रणाली संतुलित रहे। बिल्कुल। और सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं, संसद द्वारा पास किया गया कोई भी कानून बिना उनकी मोहर के लागू नहीं हो सकता। अनुच्छेद 111 के तहत उनके पास जो वीटो शक्तियां हैं वे काफी चर्चा में रहती हैं। हाँ, वीटो पावर्स तो बहुत अहम है। वे किसी बिल पर हस्ताक्षर कर सकते, उसे खारिज कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन नोट्स में एक शक्ति का जिक्र है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो।
ये सुनने में तो किसी जासूसी फिल्म के गैजेट जैसी लगती है। क्या क्या ये वास्तव में ऐसा है कि बिल को अपनी जेब में रखा और भूल गए? व्यवहारिक तौर पर आप इसे ऐसा ही कह सकते हैं। देखिए, संविधान में पहले ये समय सीमा तय नहीं थी कि राष्ट्रपति को किसी बिल पर कितने दिन में, मतलब कब तक फैसला लेना है। अच्छा, कोई लिमिट नहीं थी? नहीं थी। इसलिए अगर कोई राष्ट्रपति किसी बिल से सहमत नहीं है और उसे सीधे तौर पर खारिज करके सरकार से सीधा टकराव भी नहीं मोलना चाहता, तो वो उस पर कोई भी फैसला नहीं लेता था। वो बिल बस अनिश्चित काल के लिए लंबित हो जाता था। इसे ही पॉकेट वीटो कहा गया। वाह। हालांकि हमारे स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट भी है। अब ये नियम आ गया है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर अपना निर्णय लेना अनिवार्य है। अरे, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो शक्ति के संतुलन को पूरी तरह फिर से तय करता है। बिल्कुल करता है। और विधायी शक्तियों में उनके पास संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाने का अधिकार है, और आपात स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का भी अधिकार है। हाँ, लेकिन यहाँ ना एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। वो क्या? संसद के सत्र को बीच में रोकना या उसका स्थगन करना, जिसे एडजॉर्नमेंट कहते हैं, वो राष्ट्रपति का काम नहीं है। वो सदन का स्पीकर करता है। राष्ट्रपति केवल सत्र बुलाते हैं या सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन करते हैं। ये बारीक अंतर बहुत जरूरी है समझना। अब अगर हम उनकी न्यायिक शक्तियों की तरफ मुड़ें, तो अनुच्छेद 72 में दी गई वो शक्ति शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हाँ, क्षमादान की शक्ति। पूरे देश में केवल एक ही व्यक्ति है जो मृत्युदंड प्राप्त किसी अपराधी की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है। और इतना ही नहीं, सैन्य अदालतों या मार्शल लॉ के तहत दी गई सजा को माफ करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल, राज्यों के राज्यपालों के पास ये फांसी माफ करने या मार्शल लॉ वाली शक्ति नहीं होती। और इस न्यायिक परिदृश्य में अनुच्छेद 143 यानी 143 ये भी बहुत अनोखा है। अच्छा, सलाह मांगने वाला। हाँ, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये तो शक्ति के प्रदर्शन का मतलब एक तरह का गजब का फ्लेक्स है। फ्लेक्स कैसे? अरे देखिए ना, आप देश के सबसे बड़े जजों से कहते हैं कि भाई मुझे इस विषय पर आपकी कानूनी राय चाहिए। हाँ, लेकिन फिर नोट्स में ही लिखा है कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब आप देश के सर्वोच्च न्यायालय से बाकायदा सलाह लेते हैं और फिर आराम से कह सकते हैं कि सुझाव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। हाँ, ये सुनने में ऐसा लगता है। तो क्या इससे शक्ति का टकराव पैदा नहीं होता? देखिए, सतह से देखने पर ये किसी को भी ईगो का टकराव लग सकता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये शक्ति के पृथक्करण, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, उसका बहुत ही खूबसूरत ढांचा है। वो कैसे? राष्ट्रपति ये सलाह इसलिए मांगते हैं ताकि सरकार को किसी पेचीदा कानूनी मामले पर देश के सबसे बेहतरीन दिमागों का नजरिया मिल सके। लेकिन अंतिम फैसला लेने का अधिकार और जिम्मेदारी वो तो हमेशा चुनी हुई कार्यपालिका के पास ही होनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि उन्हें जनता ने चुना है। बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट की हर सलाह, हर राय बाध्यकारी हो जाती तो फैसले लेने की असल ताकत निर्वाचित सरकार से छीनकर सीधे अदालत के पास चली जाती, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ होता। बहुत सही पॉइंट है। शक्तियों का ये कागज पर लिखा गणित और संतुलन सच में अद्भुत है, लेकिन संविधान कोई निर्जीव किताब तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इन अनुच्छेदों के बीच जो असली इंसान इस कुर्सी पर बैठते हैं, वे अपने फैसलों से इतिहास को आकार देते हैं। चलिए देखते हैं कि इन कागजी शक्तियों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया गया। इतिहास के पन्ने पलटें तो शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से होती है, जो लगातार 2 बार इस पद पर रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। उनके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन आए, जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने, और डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन अगर हम शक्तियों के असल टकराव या उनके उपयोग की बात करें तो मुझे ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल तुरंत याद आता है। अभी हमने जिस पॉकेट वीटो के बात की थी, वो कोई सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं था। ज्ञानी जैल सिंह ने वास्तव में उसका इस्तेमाल किया था। हाँ, बिल्कुल किया था।
ये घटना भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक से जुड़ी है। उस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो प्रेस की स्वतंत्रता और आम नागरिक की निजता यानी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकते थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने उस बिल को न तो खारिज किया और न ही उस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बस उसे जेब में रख लिया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे बस लंबित छोड़ दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जो ये बताता है कि राष्ट्रपति महज एक रबर स्टैंप नहीं है, वो एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार के विवादास्पद फैसले को भी रोक सकते हैं। सच में। और एक और कहानी जो किसी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, वो वीबी गिरी जी के चुनाव की है। ओहो, वो तो सबसे नाटकीय चुनाव था। बिल्कुल, वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे। हाँ। और उनकी सबसे खास बात ये रही कि वे उपराष्ट्रपति रहे, कार्यवाहक यानी एक्टिंग राष्ट्रपति बने और फिर पूर्ण रूप से राष्ट्रपति भी चुने गए। हाँ, और ऐसी ही एक और असाधारण यात्रा एम हिदायतुल्लाह की रही है। अरे, इनका सफर तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बिंगो खेल लिया हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बिंगो। हाँ, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के हर सर्वोच्च शिखर को इन्होंने एक ही जीवन में नाप लिया। हाँ। वे देश के मुख्य न्यायाधीश थे। हाँ। फिर वे उपराष्ट्रपति बने। हाँ। और कार्यवाहक के रूप में ही सही, वे भारत के राष्ट्रपति के पद तक भी पहुंचे। ये सच में कमाल है। भारत के इतिहास में किसी एक व्यक्ति का इन तीनों सर्वोच्च पदों पर बैठना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम वर्तमान युग की बात करें तो हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल भी कई ऐतिहासिक मील के पत्थर अपने साथ लेकर आया है। हाँ, बिल्कुल। वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं जो ओडिशा के मयूरभंज की संथाल जनजाति से आती हैं। और प्रतिभा पाटिल जी के बाद वे दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और एक बहुत ही रोचक तथ्य जो हमारे स्रोत में एकदम साफ तौर पे उभर कर आता है, वे पहली और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। हाँ, 20 जून 1958 को। बिल्कुल। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उन्होंने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। जब 25 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने उन्हें इस सर्वोच्च पद की शपथ दिलाई तो वो केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं थी। वो भारतीय लोकतंत्र की उस गहराई का प्रतीक था जहां समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदाय का व्यक्ति भी देश की पूरी शासन व्यवस्था के केंद्र बिंदु तक पहुंच सकता है। तो इस पूरी इतनी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो अनुच्छेद 52 से शुरू होकर 151 तक जाने वाली ये यात्रा ये साबित करती है कि भारत का राष्ट्रपति कोई सिर्फ कोई प्रतीकात्मक प्रमुख नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक बेहद कठिन और पारदर्शी चुनाव प्रणाली से गुजरता है। उसे हटाने का जो महाभियोग का गणित है वो उसे एक अभेद्य सुरक्षा देता है और उसकी कार्यकारी, विधायी तथा न्यायिक शक्तियां उसे संविधान का सबसे मजबूत रक्षक बनाती है। हाँ, ये एक ऐसा पद है जो ये सुनिश्चित करता है कि चाहे सरकारें आएं या जाएं, लेकिन देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान की जो मूल आत्मा है उस पर कभी आंच ना आए। ये पूरे के पूरे तंत्र में एक ठहराव और संतुलन लाता है। इस चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल उभरता है जो हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज हमने वीटो पावर और प्रधानमंत्री की सलाह की बात की। संविधान साफ कहता है कि राष्ट्रपति हमेशा कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कभी कोई ऐसा बिल संसद से पास होकर आए जो देश के भविष्य के लिए स्पष्ट रूप से हानिकारक हो, तो क्या होगा? तो क्या एक मजबूत इरादों वाला राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पूर्ण बहुमत वाली बेहद शक्तिशाली सरकार को रोक सकता है? क्या कोई ऐसा जोखिम उठाएगा? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसी खामोश लड़ाई है जो संविधान के पन्नों के बीच छिपी है और कभी भी सतह पर आ सकती है। ये विचार हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस लोकतंत्र की ताकतों को समझना चाहता है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और जानकारी के एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक सीखते रहें और नए सवाल